पश्चिम बंगाल के लिए आज का दिन बेहद अहम है। भाजपा सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक को विधानसभा में पेश करेगी, लेकिन बंगाल में इस विधेयक की महज चर्चाओं में ही सियासी सरगर्मियां छिड़ दी हैं। कांग्रेस, वामदल और तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने इस पर सवाल उठाए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री शुभेंदु सरकार ने हाल ही में साफ कर दिया था कि बंगाल में यूसीसी विधेयक चरणबद्ध तरीके से लाया जाएगा और फिर पारित करने के बाद लागू कराया जाएगा। बहरहाल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि संविधान यूसीसी के मुद्दे पर क्या कहता है, इसका इतिहास क्या रहा है और हमारे संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता पर क्या बहस की थी, किसने क्या समर्थन किया था, यूसीसी लागू करने का मकसद क्या था और देश के कौन से राज्यों में यूसीसी लागू है, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। नमस्कार, हमारा नाम है शरतन और आप देख रहे हैं एयर नाउ। दरअसल बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक पेश करने जा रही है। मालूम हो कि भाजपा ने चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र में सरकार बनने के 6 महीने के भीतर बंगाल में यूसीसी लागू करने का वादा किया था। 9 मई को नई सरकार का गठन हुआ था और अब महज 1.5 महीने के भीतर ही यूसीसी बिल पेश करने जा रही है सरकार। इस विधेयक के तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी संपत्ति के बंटवारे और गोद लेने जैसे मामलों में धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों की जगह सभी नागरिकों के लिए एक समान है। यानी यूसीसी जो लागू होता है राज्य में, वो सभी नागरिकों के लिए एक समान के प्रावधान देता है। वहीं बंगाल में यूसीसी बिल पेश करने को लेकर पक्ष का कहना है कि यूसीसी बिल पर की सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान अधिकार मिलेंगे, धर्म के आधार पर कानूनी भेदभाव खत्म होगा, महिलाओं के अधिकार और लैंगिक समानता को मजबूती मिलेगी, न्यायिक प्रक्रिया अधिक एकरूप और सरल होगी। जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर कह रही है कि कानूनी बदलाव से पहले जन परामर्श होना चाहिए। यह कानूनी नहीं है, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दा भी है। कुछ समुदाय परंपराओं और हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं। सरकार इस मुद्दे के जरिए राजनीतिक ध्रुवीकरण कर रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है। बहरहाल यूसीसी किसे कहते हैं और इससे पहले कौन से राज्य में लागू हो चुका है, इसके बारे में बात करें तो बंगाल से पहले मई में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो चुनाव के बाद असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पारित किया गया। इसी के साथ असम देश का तीसरा ऐसा राज्य बन गया। इससे पहले उत्तराखंड और गुजरात ऐसा कर चुके हैं जहां यूसीसी बिल लागू कर चुके हैं। 2 साल पहले 6 फरवरी को विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश हुआ था उत्तराखंड में। 7 फरवरी 2024 को पारित हुआ था। 11 मई 2024 को राष्ट्रपति ने यूसीसी विधेयक को मंजूरी दी। क्रियान्वयन समिति ने 18 अक्टूबर 2024 को नियमावली सरकार को सौंप दी और 20 जनवरी 2025 को नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी भी मिली। इस तरह उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। गुजरात विधानसभा में मार्च 2026 में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बिल पास कराया गया था। गुजरात यूसीसी बिल पास करने वाला देश का दूसरा राज्य बना। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया था। विधानसभा में बिल पर वोटिंग के दौरान कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया था। बिल बहुमत से पास भी हुआ था। वहीं असम की बात करें तो असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 27 मई को पेश किया गया था। यह बिल सदन से पारित भी हो गया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के मुताबिक अनुसूचित जनजाति जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और अनुसूचित जनजाति जो मैदानी इलाके में रहते हैं यूसीसी के दायरे से बिल्कुल भी बाहर रहेंगे, ऐसा उनका कहना था और उन्होंने ये भी बताया था बाकायदा। साथ ही पारंपरिक धार्मिक रीति रिवाजों, प्रथाओं और अनुष्ठानों को भी इससे छूट दी जाएगी, ऐसा कहा गया था। गोवा में आपको बता दें कि पहले ही यूसीसी लागू है, लेकिन वहां इसे पुर्तगाली सिविल कोड के तहत लागू किया गया था। उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना और गोवा आजादी से पहले यहाँ पर यूसीसी लागू था। अब हम यूसीसी के बारे में बात कर लेते हैं, आखिर क्या है। तो यह समान नागरिक संहिता का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिकों के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्मों का एक कानून होगा। शादी, तलाक, गोद लेने और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। यह मुद्दा
कई दशकों से राजनीतिक बहस के केंद्र में भी रहा। यूसीसी केंद्र की मौजूदा सत्ताधारी भाजपा के लिए जनसंघ के जमाने से प्राथमिकता वाला एजेंडा रहा है। भाजपा सत्ता में आने पर यूसीसी को लागू करने का वादा करने वाली पहली पार्टी थी और यह मुद्दा उसके 2019 के लोकसभा चुनावी घोषणा पत्र का भी हिस्सा था। इसके साथ ही उसके शासन वाले राज्यों में इसे जोर शोर से लागू भी कराया जा रहा है। लिहाजा इसी कड़ी में अब पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू कराना पार्टी का अगला लक्ष्य है। नतीजन आज विधानसभा में इस बिल को पेश कर सकती है शुभेंदु सरकार। यूसीसी पर संविधान क्या कहता है, इस पर बात कर ले तो देश में संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को लेकर प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि राज्य इसे लागू कर सकता है। इसका उद्देश्य धर्म के आधार पर किसी भी वर्ग विशेष के साथ होने वाले भेदभाव या पक्षपात को खत्म करना और देश भर में विविध सांस्कृतिक समूहों के बीच सामंजस्य स्थापित करना था। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यूसीसी जरूरी है, लेकिन फिलहाल यह स्वैच्छिक रहना चाहिए। संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 35 को भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 44 के रूप में राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों के हिस्से के रूप में जोड़ा गया था। इस संविधान में इस नजरिए के रूप में शामिल किया गया था कि जब पूरा होगा, जब राष्ट्र इसे स्वीकार करने के लिए तैयार होगा और यूसीसी सामाजिक स्वीकृति दी जा सकती है। यूसीसी के इतिहास की अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की उत्पत्ति औपनिवेशिक भारत में हुई, जब ब्रिटिश सरकार ने 1835 में अपनी रिपोर्ट जमा की। इस रिपोर्ट में अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानूनों की एकरूपता की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। खासतौर पर इसमें यह सिफारिश की गई थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों, पर्सनल लॉ जिसे कह सकते हैं, को इस तरह के संहिता कारण के बाहर रखा जाए। ब्रिटिश सरकार को 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए बी.एन. राव समिति बनाई और यह समिति ने शास्त्रों के अनुसार एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की जो महिलाओं को समान अधिकार देगा। इसके साथ ही समिति ने हिंदुओं के लिए विवाह उत्तराधिकारी के मुद्दों की भी नागरिकता संहिता की सिफारिश की। अब सवाल है तब यूसीसी बिल पर क्या बहस हुई थी। तो बता दें कि देश में संविधान बनाने के लिए संविधान सभा गठित की गई थी उस दौरान, और संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। संविधान बनाने के दौरान निर्माताओं ने समान नागरिक संहिता की अवधारणा, प्रासंगिकता और उपयोगिता पर व्यापक विचार विमर्श किया था। जहां संविधान सभा में मुस्लिम प्रतिनिधियों ने समान नागरिक संहिता का विरोध किया तो कई सदस्यों ने इसके पक्ष में भी तर्क दिया था। बहस के दौरान संविधान सभा के पर्सनल लॉ को लेकर व्यापक चर्चा भी हुई थी उस दौरान। दिलचस्प बात तो यह है कि मौजूदा समय में समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के तहत आती है, लेकिन संविधान सभा के अनुच्छेद 35 के तहत इस पर चर्चा की थी। इसके विरोध में कौन था? तो बता दें कि मद्रास से आने वाले सदस्य मोहम्मद इस्लामियाल ने अनुच्छेद 35 के एक संशोधन का प्रस्ताव रखा। इसमें कहा गया कि किसी भी समूह, वर्ग या लोगों के समुदाय को अपने व्यक्तिगत कानून को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। यदि उसके पास कोई व्यक्तिगत कानून है, उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी व्यक्तिगत कानूनों का पालन करना एक मौलिक अधिकार है और ये कानून लोगों की जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। इस्माइल का मानना था कि व्यक्तिगत कानूनों में कोई भी हस्तक्षेप उन लोगों की जीवन शैली में हस्तक्षेप करने के जैसा होगा जो पीढ़ियों से इन कानूनों का पालन करते आ रहे हैं। उन्होंने तर्क रखा था उस दौरान, चूंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में विकसित हो रहा है, इसीलिए उसे ऐसे कार्यों से बचना चाहिए जो उसके लोगों के धार्मिक और सांस्कृतिक लोकाचार को बाधित कर सकते हैं। बहरहाल अब बंगाल में यूसीसी बिल को विधानसभा में पेश करने वाली है सरकार, बीजेपी सरकार। तो इस पर विपक्ष कई तरह के सवाल भी उठा रही है कि सरकार इस तरीके से जानबूझकर कर रही है, अपने कानूनों को अपने तरीके से लागू करने की सोच रही। हालांकि बीजेपी ने चुनाव के दौरान ही अपने घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया था कि बीजेपी की सरकार बंगाल में जैसे बनती है तो हम 6 महीने के भीतर यूसीसी बिल को लागू करेंगे। हालांकि 1.5 महीने के अंदर ही विधानसभा में शुभेंदु सरकार बिल पेश करने जा रही है। अब देखना होगा कि क्या बंगाल में यूसीसी बिल लागू होता है या नहीं। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स पर अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे अर्नव, हमारा नाम है शरतन, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer,
Resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,